बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद मुरसलीन। आज हम चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोप्स। बेटा ये क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मैस नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मैस नंबर डिफरेंट है। उसकी एग्जांपल में हम आ जाते हैं तो हमारे पास हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अगर आप इनको गौर से देखें तो तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनके मैस नंबर पे गौर करें तो तीनों का मैस नंबर डिफरेंट है। अब मैस नंबर का डिफरेंस जो है वो किस वजह से आता है? वो आता है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बाद में हम बात करते हैं। तो आइसोटोप्स क्या हुए? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। और इसकी एग्जांपल हमने दे दी किससे? हाइड्रोजन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, व्हाट डू दे हैव कॉमन एंड व्हाट आर डिफरेंसेस। मतलब आइसोटोप्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज होती हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज होती हैं। तो बेटा मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है। जैसे अगर आपने गौर किया हो तो एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। दूसरी बात, अगर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबकी सेम होगी। अच्छा, इसी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं एक चीज़ और कह सकता हूं कि अगर इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबकी प्लेस भी सेम होगी। ओके। अच्छा बेटा, क्योंकि सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हैं, तो इस वजह से तमाम आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। अब बात आ गई डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस की बात करें तो देखें जो मैस नंबर का डिफरेंस है ना, वो किस वजह से है। तो बेटा मैं इनको ना जरा ब्रेक करता हूं। आपको पता है जो मैस नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पर अगर एक प्रोटॉन है तो उसके साथ न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। यहां पर मैस नंबर 2 है। मैस नंबर 2 होने का मतलब एक तो उसमें प्रोटॉन है तो दूसरा उसके अंदर फिर क्या है? न्यूट्रॉन। इसी तरह यहां पर 3 है। अब इसमें एक तो है प्रोटॉन, तो जो बाकी के 2 हैं वो क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। इसका मतलब कि जो इनमें डिफरेंस आ गया सबसे पहला वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ साथ आपको नजर आ रहा है कि इनका एटॉमिक मैस भी क्या है? डिफरेंट है। तीसरी चीज, क्योंकि इनका मैस नंबर डिफरेंट है तो तमाम आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होंगी? डिफरेंट होगी। तो इसको जरा समराइज कर लेते हैं। इनमें जो कॉमन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं। उसके साथ साथ डिफरेंसेस में आ जाए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। चलें जी, अब चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो पहले तो बेटा हमने ये बताना है कि हैवी न्यूक्लियाई होते कौन से हैं। तो हम कहेंगे अ न्यूक्लियाई इज अनस्टेबल इफ इट इज टू बिग, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, अब उनको हैवी न्यूक्लियाई कह देते हैं और वो अनस्टेबल होते हैं। अब ये अनस्टेबल क्यों है? उसके लिए हम 2 रीजन दे सकते हैं। पहली रीजन तो है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इस तरफ है न्यूक्लियन नंबर मीन मैस नंबर। ओके, अगर हम गौर करें तो मैंने ग्राफ में ये चीज शो की है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मैक्सिमम है फॉर आयरन। कितनी है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बेटा इससे पीछे जितने एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और इससे जो आगे बड़े न्यूक्लियस हैं यानी कि जो बड़े एटम्स हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में जोड़ कर रखती है। जब ये एनर्जी ही कम है तो इसका मतलब वो वाले एलिमेंट्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए हम उनको क्या कह देते हैं? अनस्टेबल। बेटा ये बात फिर से सुन लें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे जैसे मैस नंबर बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जाती है, इसलिए जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होते हैं। दूसरी बात, बेटा न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब प्रोटॉन्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, लेकिन अगर साथ में न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो मिलाकर कहलाती है न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये कम होती जाती है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन प्रोटॉन्स वो ज़्यादा होती जाती है। तो दूसरी रीजन हम ये देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ओवरकम्स द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस वजह से भी हैवी जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21.3, इफ अ न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ 1 ईयर, मतलब एक न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ है 1 ईयर। बेटा हाफ लाइफ क्या होता है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है? बेटा हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके दौरान एक रेडियो एक्टिव सैंपल 50% डिके हो जाता है। मतलब अगर 100% सैंपल है तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ उसमें से 50% बच जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ वो टाइम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल 50% क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, इफ अ न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ 1 ईयर, यानी कि एक न्यूक्लियस जो है उसके यानी कि जितने भी उसके न्यूक्लियाई हैं, मतलब जितने भी उसके पास एटम्स हैं एक एलिमेंट के पास, उसके 1 ईयर के बाद हाफ बच जाते हैं। डज दिस मीन इट विल बी कंप्लीटली डिकेड आफ्टर 2 ईयर्स? क्या 2 सालों के बाद वो मुकम्मल डिके हो जाएगा? तो देखते हैं हम, नहीं ऐसा नहीं होगा। नो इट डज नॉट मीन दैट इट विल कंप्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर्स, ये 2 सालों बाद मुकम्मल डिके नहीं हो जाएगा। बेटा हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है ना, हमने उस पर गौर करना है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ओरिजिनल जो एटम्स हैं वो है एन नॉड। ओरिजिनल एटम्स कितने हैं? एन नॉड। तो अनडिकेड जो एटम्स है ना उनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ओरिजिनल एटम्स डिवाइडेड बाय 2n। इसमें जो n है ये होती है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अब हमें कहा गया कितनी हाफ लाइव्स गुजर गई हैं? 2 ईयर्स का मतलब 2 हाफ लाइव्स गुजर गई। तो मैंने n की जगह पे कितना लिखा? 2। n नॉट बाय कितना बन गया? 4। इसका मतलब 2 हाफ लाइव्स के बाद जो एटम्स बचे हैं अनडिकेड एटम वो कितने बच गए? n नॉट बाय 4। इसका मतलब टोटल सैंपल का चौथा हिस्सा बच गया, तो इसका मतलब 3/4 हिस्सा क्या हो गया? डिके। अब इसको मैं बड़े सिंपल लफ्जों में लेके आता हूं। लेट्स से ओरिजिनल सैंपल था 100%, 2 हाफ लाइव्स के बाद 4 गुना वो आप कह लें कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितने टाइम्स बच गया? सिर्फ 25% बच गया। तो कितना डिके हो गया? 75% डिके हो गया। ये बेटा ऐसे है, देखें शुरू में अगर 100 एटम्स थे तो ये ओरिजिनल एटम्स हैं। 100 में से पहली हाफ लाइफ के बाद बचेंगे 50, दूसरी हाफ लाइफ के बाद इस 50 का हाफ बचेगा, कितने बचेंगे? 25। अगली हाफ लाइफ के बाद इसका भी क्या होता जाएगा? हाफ होता जाएगा, अनटिल आखिरी एटम बच जाता है। ठीक है बेटा, तो 2 हाफ लाइफ के बाद ये मुकम्मल डिके नहीं होगा बल्कि 75% डिके हो जाएगा, 25% बच जाएगा। चलें जी, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है 21.4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइफ? बेटा ये बिल्कुल उसी जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी जैसा कि 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना सैंपल डिके हो जाता है। तो हम कहेंगे कि 3/4 ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज। कितना सैंपल डिके कर गया? 3/4 टाइम्स। तो वही बात, लेट्स से ओरिजिनल एटम्स हैं एन नॉट, अनडिकेड एटम्स के लिए फॉर्मूला होता है n नॉट ओवर 2n। अब n कितने हैं? 2, क्योंकि 2 हाफ लाइव्स हैं, n की जगह पे 2 रखें, n नॉट बाय 4। ये वो एटम्स हैं जो डिके हो गए, जो अनडिकेड यानी कि बच गए। ये वो एटम्स हैं जो अनडिकेड हैं, मतलब बच गए।
अब हमने अगर डिकेड निकालने हैं तो टोटल ओरिजिनल में से जितने बच गए हैं वो क्या कर देते हैं माइनस, ओरिजिनल में से जितने बच गए हैं वो क्या कर देते हैं माइनस। एलसीएम लिया, आंसर बचा 3n0/4, मतलब ये वो आप कह लें कि एटम्स हैं जो डिके हो गए हैं, कितने 3/4n0 और n0/4 बच गए हैं। तो बेटा 2 हाफ लाइफ्स के बाद जो सैंपल है उसकी 3 आउट ऑफ 4 ऑफ ओरिजिनल एटम्स डिके हो गए एंड 1/4 ऑफ ओरिजिनल एटम्स बच गए। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।